गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 7th चैप्टर का प्रोजेक्ट टाइगर टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973 to 74 is one of our most successful conservation venture in the recent time। टाइगर प्रोजेक्ट हमारे 1973 टू 74 में लॉन्च हुआ था और ये सबसे इस रीसेंट टाइम में सबसे सक्सेसफुल स्कीम है हमारी। टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि टाइगर्स को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की जो स्कीम या जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर करती है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। An estimate of the tiger population in India at the turn of century placed the figure up to 40,000। एक एस्टिमेट निकाला गया, एक रफली जो मेज़र किया गया टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो 40,000 से ज़्यादा थी इंडिया में। सबसिक्वेंटली द फर्स्ट एवर ऑल इंडियन टाइगर सेंसस was conducted in 1970। अब फर्स्ट टाइम 1972 में एक सेंसस कंडक्ट किया गया, एक जनगणना की गई जिसमें पाया गया कि विच रिवील्स, और उस जनगणना ने रिवील किया, उसने बताया कि अब जो है 1827 टाइगर्स ही रिमेनिंग रहे हैं 40,000 में से। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व वर एस्टेब्लिश इन द डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड 1973 टू 74। अब क्या हुआ, इनिशियली जब पता पड़ा 1827 टाइगर्स ही रिमेनिंग रहे हैं तो इनिशियली फटाफट 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए डिफरेंट स्टेट्स में 1973 और 74 के बीच में, बाय पूलिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कंबाइंड ऑथराइज्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक वेलफेयर के लिए, टाइगर वेलफेयर के लिए उन्होंने ये 9 रिजर्व्स बनाए। The WWF has given an assistance of US 1 million in form of the equipment, expertise and literature। अब WWF ने 1 million उन्हें दिए इस चीज़ इक्विपमेंट्स के रूप में, एक्सपर्टीज और लिटरेचर के रूप में, कि अब वो उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। द वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन रिजर्व्स। अब क्या हुआ कि जो दूसरे लॉस थे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के, या जो भी जैसे भी अगर कोई नेचुरल हैबिटाट नहीं रहा तो उनको इन्होंने उस इक्विपमेंट्स और इन सब से कवर किया, वो जो उनको WWF के थ्रू जो 1 मिलियन मिले थे उसमें से। द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर एक्सीलेंट रिकवरी ऑफ द हैबिटाट एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज in the tiger population in the reservoirs areas from the mere 268 in 9 reservoir in 1972 to 2967 in 50 reservoirs in 2018। अब क्या हुआ, अब जो ये टाइगर प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसका मेन अचीवमेंट्स क्या थे प्रोजेक्ट्स की, कि उन्होंने एक्सीलेंट रिकवरी करी, बहुत अच्छी रिकवरी कर ली और उन्होंने जो हैबिटाट, जो वाइल्ड एनिमल्स के जो, या टाइगर्स के जो हैबिटाट्स थे, जो उनके होम थे, शेल्टर्स थे, उनको अच्छा रिपेयर कर लिया, वो इंक्रीज़ हो गए, उनके शेल्टर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, तो उसकी वजह से शेल्टर इंक्रीज़ हुए तो उनका टाइगर का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और जब 1972 में जो 9 रिजर्वर्स में 268 जो टाइगर्स थे, उसमें अब वो 2018 में 2967 टाइगर्स 50 रिजर्वर्स में आ गए। मतलब कि उन्होंने शेल्टर इंक्रीज़ किया, शेल्टर से पॉपुलेशन इंक्रीज़ की, तो 268 टाइगर्स से उनके अब जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 2967 हो गए, और जो 9 रिजर्वर्स थे वो 50 रिजर्वर्स में और बन गए उसको मिला के। Wireless communication system and outstation patrol camps have been developed within the tiger reservoir, due to which poaching has declined considerably। अब क्या हुआ कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है, या ऐसे कोई कैंप लगाए गए, डेवलप किए गए, जिसमें टाइगर की पोचिंग यानी उसको किल करना या शिकार करने को डिक्लाइन किया गया। बहुत लार्ज स्केल्स पे ये प्रोग्राम चलाया गया और उनको बहुत कम
कर दिया गया इस इन सारे सिस्टम्स के थ्रू या इन सारे प्रोजेक्ट के थ्रू जो इन्होंने कैंपिंग करी उनके थ्रू टाइगर रिजर्वर्स बढ़ते भी गए और पोचिंग भी डिक्लाइन होती गई, मतलब पोचिंग भी कम होती गई, उनका शिकार भी कम होता गया. Next topic is Red Data Book. The IUCN, now WCN Switzerland, in maintaining a Red Data Book which is contain a record of information of threatened species of plant and animals which are in danger of extinction. अब एक IUCN जो कि अब WCU है, स्विट्ज़रलैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रेड डाटा बुक मेंटेन करी है. उसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है थ्रेटेन स्पीशीज़ के बारे में, जो प्लांट्स और एनिमल्स की थ्रेटेन स्पीशीज़ है जो कि डेंजर में है, एक्सटिंक्शन होने वाला है, यानी कि वो डिसअपियर होने वाली है, उनकी स्पीशीज़ के बारे में इस डाटा बुक में मेंशन किया गया है. This number of animal in this book is over 3,000, while the number of plant is very high, over 20,000. This book contain a list of 497 mammals, 1937 birds, 343 fishes, 50 amphibians, 117 reptiles and 1355 invertebrates. अब इस बुक में क्या किया गया है कि उन्होंने बताया है कि जो एनिमल की थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, यानी कि जो डेंजर में है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाली है, वो 3,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है, और प्लांट की तो 20,000 स्पीशीज़ इस बुक में मेंटेन है, यानी लिस्ट है उनका. अब इस बुक में जो मैमल्स की स्पीशीज़ है वो 497 है, बर्ड्स की 1937 स्पीशीज़ है, 43 फिशेज़ हैं, 50 एम्फीबियंस, 170 रेप्टाइल्स और 1355 इनवर्टिब्रेट्स को इस बुक में मेंटेन किया गया है. इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज इन दिस बुक. द number of threatened plant is 474, while that of animals is over 100. Example, picture plant, इंडियन पोडोफाइलम, स्नो ऑर्चिड. अब इन्होंने बताया है कि जो इंडियन मैक्सिमम नंबर इस थ्रेटेन, अब जो इंडिया के जो थ्रेटेन स्पीशीज़ के नंबर है ना, वो मैक्सिमम इस बुक में जो मैक्सिमम आ रहे हैं नंबर, वो इंडिया के आ रहे हैं, इंडियन स्पीशीज़ थ्रेटेन स्पीशीज़ के हैं इस बुक में. जैसे प्लांट्स में थ्रेटेन स्पीशीज़ 474 है, और एनिमल्स के अगर देखें तो वो 100. इट मीन्स थ्रेटेन मीन्स वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुकी है हमारी अर्थ से, एग्जिस्टेंस से. अब उसमें इन्होंने स्पेसिफाई पिक्चर प्लांट, इंडियन फोडोफाइलम और स्नो ऑर्चिड के बारे में बताया है, एग्जाम्पल दिए हैं. अ ग्रीन बुक ऑल्सो बीन पब्लिश्ड. एक ग्रीन बुक भी पब्लिश की गई है विच गिव अस द लिस्ट. वो हमें लिस्ट प्रोवाइड कराती है या इन्फॉर्मेशन देती है प्लांट ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की. इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है ताकि वो जो प्लांट स्पीशीज़ है वो थ्रेटेंड ना हो, डिसअपियर ना हो पाए. नेक्स्ट हमारा आता है माइग्रेशन. इट इज़ द मूवमेंट विच मे बी आइदर सीजनल और पार्ट ऑफ अ सिंगल लाइफ साइकिल, मेनली सीन इन बर्ड्स एंड fish due to which they move to distance breeding or feeding grounds. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन वो होता है जिसमें कोई भी एनिमल, कोई बर्ड या कोई फिश होती है, उसमें वो अपने जो उनका हैबिटाट है, जहाँ वो रह रही है, वहाँ से मूवमेंट करके किसी और जगह जाती है. कुछ टाइम के लिए सीजनल भी हो सकता है, या फिर एक लाइफ साइकिल में कि अब यहाँ इन्होंने स्पेंड किया अपना लाइफ, और फिर अब दूसरे प्लेस पे जाके, और फिर वो वापस बैक उसी जगह पे अपने वापस आ जाती है. कुछ टाइम के लिए वो मूवमेंट करती है, और वो कुछ टाइम के लिए या तो ब्रीडिंग के लिए या फिर फीडिंग के लिए. ब्रीडिंग के लिए यानी कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सर्वाइव में लाने के लिए, या फिर फूड के लिए, ऐसा वो करती है. तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं कुछ टाइम के लिए, वो माइग्रेशन कहलाता है, और ये मेनली फिशेज़ और बर्ड्स में देखने को मिलता है. बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. अब बर्ड्स क्यों माइग्रेट करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट क्यों करती है? फर्स्ट, क्लाइमेटिक चेंजेस. व्हेन क्लाइमेट कंडीशन
इज एडवर्स्ड। देखो अब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो कोई बर्ड है जिस क्लाइमेट में रह रही, जैसे सपोज कोई बर्ड है वो बहुत कोल्ड रीजन में रह रही है, बहुत ठंडी वाली जगहों पे रहती है, प्लेस पे रहती है। अब जब विंटर सीजन आएगा तो वहाँ और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तब वो क्या करती है, जहाँ दूसरी जगह पे चली जाती है जहाँ पर नॉर्मल ठंड होती है, क्योंकि नॉर्मल ठंड, जो नॉर्मल कोल्डनेस है वो कर सकती है एडजस्ट, बट एक्सट्रीम कोल्डनेस आ जाएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो जहाँ नॉर्मल कोल्डनेस होगी वो वहाँ चली जाएगी, और जब वहाँ नॉर्मल कोल्डनेस वाले एरिया में जब समर सीजन आएगा तो वो वापस अपने एरिया में चली जाएगी। फॉर लेइंग एग्स एट सेफर प्लेस। अब अपने कहीं भी कोई भी फिश है या बर्ड है वो अपने एग्स को दे रखेगी तो वो एक सेफ प्लेस पे रखेगी। नॉर्मली जो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ तो वो नहीं रख सकती, तो उसके लिए भी उसे मूवमेंट करना पड़ता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है। टू फाइंड एरियाज विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग। और ऐसे एरियाज़ को फाइंड आउट करना जहाँ वो इजीली फीड कर सकें या ब्रीडिंग कर सके, उसके लिए जो हमारा मेन रीज़न है कि फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए मोस्ट ऑफ फिशेज और बर्ड्स मूवमेंट करती है, मीन्स कि माइग्रेशन करती है। दिस माइग्रेशन इज़ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल दैट अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर। ये जो माइग्रेशन है वो एक रेगुलर मूवमेंट है, यानी कि वो हर साल एनिमल्स करते हैं। जैसे विंटर सीजन आएगा तो वो समर सीजन वाले जो नॉर्मल कोल्ड एरियाज है वहाँ चले जाएंगे क्योंकि एक्सट्रीम कोल्डनेस लगेगी। इस तरीके से वो सीजनल एक ईयर में वो मूवमेंट रिपीट होता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। द एनिमल लीव एन एरिया एंड रिटर्न द सेम एरिया आफ्टर सम टाइम। वो उस एरिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ के चले जाते हैं, लीव कर देते हैं और वापस रिटर्न होते हैं कुछ टाइम के बाद। माइग्रेशन ऑफ्टन स्टार्ट बिफोर विंटर। माइग्रेशन स्टार्ट होता है विंटर से पहले पहले, क्योंकि जब विंटर होगा तब तो वो नहीं माइग्रेट कर पाएंगे ना, क्योंकि उन्हें नॉर्मल कोल्ड एरियाज में जाना होता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज़ वार्म बिकॉज मोर फूड इज़ अवेलेबल इन दीज एरिया। अब जहाँ वार्म एरिया होगा एनिमल्स वहाँ जाएंगे ताकि उन्हें फूड के ज़्यादा एरियाज, फूड रिसोर्सेज ज़्यादा मिल सके, उन्हें अपना फूड मिल सके, उन एरियाज़ में वो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन साइबेरियन cranes migrate from Siberia, converting a distance of more than 17,000 kilometer every year to reach भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। अब साइबेरियन क्रेन्स जो है ना वो साइबेरिया से, यही विंटर और फूड के लिए, ब्रीडिंग और फूड के लिए साइबेरिया से 17,000 किलोमीटर का डिस्टेंस एवरी ईयर आते हैं, इतना डिस्टेंस करके, और फिर ये राजस्थान की भरतपुर बर्ड सेंचुरी में स्टे करते हैं, और फिर जब वापस इनका टाइम हो जाता है कुछ टाइम बाद ये वापस चले जाते हैं। सिमिलरली एक्रेटिक ट्रेन